हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट विद प्रकाश में। आज हम बात करने वाले हैं BHDC 132 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में। बहुत का सवाल ये था कि पहला नंबर क्वेश्चन जो अनिवार्य है, जिसका आपको उत्तर देना जरूरी है, उसका किस प्रकार आप आंसर लिखेंगे। तो उस पर भी जो है वीडियो बना दिए हैं, किस प्रकार जो है बिल्कुल आसानी से आप उसका आंसर को लिख पाएंगे। चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसे जाकर के आप देख सकते हैं। आगे हम इस वीडियो में 4 से 5 जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आंसर के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जो है इसमें पहला क्वेश्चन रखे हैं, रहीम की काव्य भाषा और शैली पर प्रकाश डालिए। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। रहीम के ऊपर जो है एक क्वेश्चन आपका आने वाला ही है। रहीम के ऊपर किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो उस पर आप जो है इसे लिख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। प्रस्तावना में भक्तिकालीन हिंदी साहित्य में रहीम का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। वे मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम केवल वीर योद्धा और राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि भी थे। उन्होंने अपने काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम, मानवता तथा जीवन दर्शन को अत्यंत सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उसकी काव्य भाषा और शैली हिंदी साहित्य में अमूल्य धरोहर है। रहीम की काव्य भाषा में देखेंगे, रहीम की काव्य भाषा मुख्य रूप से ब्रज भाषा और अवधी है। उन्होंने जन सामान्य की भाषा को अपनाकर अपना विचार को सहज रूप में व्यक्त किया। उनकी भाषा में संस्कृत, अरबी, फारसी तथा लोक भाषा के शब्दों का सुंदर समन्वय मिलता है। इसका जो है विशेषता में देखेंगे, पहला जो है सरल एवं सहज भाषा। रहीम की भाषा अत्यंत सरल और बोधगम्य है। उनके दोहे सामान्य व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है। दूसरा जो है लोक भाषा का प्रयोग। उन्होंने लोक जीवन में प्रचलित शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग किया, जिससे उनकी रचनाएं जन सामान्य के निकट पहुंच सकी। तीसरा जो है भावानुकूल भाषा। रहीम ने जिस विषय का वर्णन किया उसी के अनुरूप भाषा का चयन किया। नीति संबंधी दोहे में गंभीरता तथा भक्ति संबंधी रचनाओं में कोमलता दिखाई देती है। चौथा जो है मिश्रित शब्दावली। उनकी भाषा में संस्कृत, फारसी और अरबी शब्दों का सुंदर मेल मिलता है, जो उनकी सांस्कृतिक समन्वयवादी दृष्टि को दर्शाता है। पांचवा जो है संक्षिप्तता और सागर्भिता। रहीम के कम शब्दों में गहन भावों की अभिव्यक्ति की है। यही उनकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। आगे देखते हैं यहाँ पर जो है रहीम की काव्य शैली। पहला जो है नीति परक शैली। रहीम मुख्यतः नीति काव्य है। उनके दोहे मानव जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान से परिपूर्ण है। उदाहरण के लिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पर जाए। दूसरा जो है भक्ति शैली। रहीम ने कृष्ण और राम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। उनके भक्ति संबंधी पदों में भावुकता और समर्पण की भावना मिलती है। तीसरा जो है श्रृंगारिक शैली। बरबे नायिका भेद में श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण मिलता है। चौथा जो है सूक्ति परक शैली। उनके दोहे सूक्ति की तरह जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। पांचवा जो है प्रतीकात्मक शैली। रहीम के जीवन की गूढ़ बातें को प्रतीकों के माध्यम से समझाया है। अलंकार और रस में देखेंगे, रहीम के काव्य में उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक और अलंकारों का प्रयोग मिलता है। उनके काव्य में मुख्यतः श्रृंगार, भक्ति और शांत रस की प्रधानता है। साहित्य में योगदान जो है रहीम का क्या है? रहीम ने हिंदी साहित्य को नीति दोहों की समृद्ध परंपरा प्रदान की। उनके दोहे आज भी नैतिक शिक्षा के रूप में पढ़े जाते हैं। उनकी रचनाएं धार्मिक सद्भाव, मानवीय मूल्यों और जीवन दर्शन का संदेश देती है।
उपसंहार में हम लिखेंगे रहीम की काव्य भाषा सरल, सरस और प्रभावशाली है। उनकी शैली में नीति, भक्ति, प्रेम और जीवन के गहरे अनुभवों का सुंदर समन्वय मिलता है। यही कारण है कि रहीम हिंदी साहित्य के अमर कवि माने जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट होने वाले क्वेश्चन को हमने रखा है, सगुण भक्ति काव्य की विशेषता बताइए। प्रस्तावना में देखेंगे, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज और संस्कृति को नई दशा प्रदान की। भक्ति काव्य के दो प्रमुख धाराएं थी, निर्गुण और सगुण। सगुण भक्ति काव्य में ईश्वर को साकार रूप में स्वीकार किया गया है। राम और कृष्ण इसके प्रमुख आराध्य हैं। सगुण भक्ति काव्य का अर्थ, सगुण का अर्थ है गुणों और स्वरूप से युक्त। सगुण भक्त कवि ईश्वर को साकार रूप में मानते हैं तथा उसकी भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। सगुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो पहला है ईश्वर का साकार स्वरूप। सगुण भक्त इस कवि ईश्वर को मनुष्य के समान रूपवान और गुणयुक्त मानते हैं। दूसरा जो है भक्ति की प्रधानता। सगुण भक्ति काव्य में भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधना माना गया है। तीसरा जो है प्रेम तत्व की प्रधानता। भक्त और भगवान के बीच प्रेम संबंध स्थापित किया गया है। चौथा जो है राम और कृष्ण की उपासना। सगुण भक्ति दो प्रमुख शाखाएं हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा। पांचवा जो है लोक मंगल की भावना। सगुण भक्ति कवियों ने समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना करने का प्रयास किया। छठा जो है भाव प्रधानता। इन रचनाओं में भावनाओं को विशेष महत्व दिया गया। सातवां जो है आदर्श चरित्रों का चित्रण। राम, सीता, लक्ष्मण, कृष्ण, राधा आदि के आदर्श चरित्रों का वर्णन मिलता है। आठवां जो है संगीतात्मकता। सगुण भक्ति काव्य में पद, भजन और कीर्तन शैली का व्यापक प्रयोग हुआ है। नौवां जो है प्रकृति चित्रण। विशेषकर कृष्ण भक्ति शाखा में प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है। 10वां जो है समन्वयवादी दृष्टिकोण। ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय दिखाई देता है। 11वां जो है लोक भाषाओं का प्रयोग। ब्रज भाषा और अवधी जैसी भाषाओं का साहित्यिक प्रतिष्ठा मिली। 12वां जो है मानवतावाद। सगुण भक्ति काव्य ने प्रेम, दया, करुणा और सेवा की भावना को बढ़ावा दिया। इसके प्रमुख कवि के कौन कौन थे? तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, नंददास, रसखान। अब देखते हैं साहित्य महत्व। सगुण भक्ति काव्य ने भारतीय समाज में धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक चेतना और नैतिक मूल्यों का विकास किया। इसने हिंदी साहित्य को अमूल्य कृतियां प्रदान की। उपसंहार में हम देखेंगे सगुण भक्ति काव्य भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का प्रतिनिधि काव्य है। इसमें प्रेम, भक्ति, समर्पण और लोक मंगल की भावना का सुंदर समन्वय मिलता है। हिंदी साहित्य के विकास में इसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा है जायसी का परिचय देते हुए उनके कृतियों पर प्रकाश डालिए। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसका प्रस्तावना हम देखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रेम श्रेयी सूफी धारणा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उन्होंने प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का माध्यम माना है। अपनी रचनाओं के माध्यम से मानवता, प्रेम और आध्यात्मिकता का संदेश दिया। इसकी जीवन परिचय हम देखेंगे तो जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान पर माना जाता है। वे सूफी संत थे और सांसारिक प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्रेम की अनुभूति कराने का प्रयास करते थे। उनका जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण था। वे धार्मिक सहिष्णुता और मानव प्रेम के समर्थक थे। उनके काव्य में भारतीय और इस्लामी संस्कृति का सुंदर समन्वय दिखाई देता है।
साहित्यिक विशेषताएं इसकी क्या थी? सूफी प्रेम भावना। जायसी के अनुसार प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का सर्वोत्तम साधन है। दूसरा था प्रतीकात्मकता। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रतीकों का व्यापक प्रयोग किया है। तीसरा है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। उनकी रचना में आत्मा और परमात्मा के मिलन का वर्णन मिलता है। चौथा जो है अवधी भाषा का प्रयोग। जायसी ने अवधी भाषा को साहित्यिक गरिमा प्रदान की। जायसी की प्रमुख कृतियां क्या क्या हैं? पहला है पद्मावत। यह उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसकी रचना 1540 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन, रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी की कथा का वर्णन है। पद्मावत का प्रतीकात्मक अर्थ है पद्मावती का ज्ञान, रत्नसेन का साधक, अलाउद्दीन का माया और चित्तौड़ मानव शरीर। इस प्रकार केवल प्रेम कथा नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का आध्यात्मिक आख्यान है। दूसरा है अखरावट। इस ग्रंथ में सूफी दर्शन और आध्यात्मिक चिंतन का वर्णन मिलता है। तीसरा है आखिरी कलाम। इसमें जीवन, मृत्यु, ईश्वर और प्रलय संबंधी विचार व्यक्त किए गए हैं। चौथा है कहरनामा। यह उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में गिनी जाती है। हिंदी साहित्य में योगदान क्या है? जायसी ने प्रेमाश्रयी काव्य धारा को नई ऊंचाई प्रदान की। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक परंपराओं के बीच समन्वय स्थापित किया तथा प्रेम को मानव जीवन का सर्वोच्च मूल्य बताया। उपसंहार में लिखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के महान सूफी कवि हैं। उनकी रचनाएं प्रेम, त्याग, अध्यात्म और मानवता की अमूल्य धरोहर है। विशेष रूप से पद्मावत हिंदी साहित्य की अमर कृति है जिसने उन्हें अमरत्व प्रदान किया। अब जो है अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नीति काव्य परंपरा में रहीम का महत्व प्रतिपादित कीजिए। नीति काव्य में अब रहीम का जो है महत्व क्या था? हिंदी साहित्य में नीति काव्य की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इस परंपरा में रहीम का स्थान सर्वोच्च कवियों में है। उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से जीवन में नैतिक, सामाजिक और व्यवहारिक पक्षों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। नीति काव्य का अर्थ, नीति काव्य वह काव्य है जिससे मनुष्य को उचित आचरण, सदाचार, व्यवहार, कुशलता और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। रहीम का नीति काव्य में योगदान क्या है? तो जीवनानुभवों का सार। रहीम के नीति दोहे उनके जीवन के अनुभवों पर आधारित है। दूसरा जो है नैतिक मूल्यों की स्थापना। उन्होंने प्रेम, दया, परोपकार, विनम्रता और सदाचार का महत्व बताया। तीसरा जो है व्यवहारिक ज्ञान। उनके दोहे केवल आदर्शवाद नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन का मंगल मार्गदर्शन करते हैं। प्रेम का महत्व। रहीम के प्रेम को मानव जीवन का आधार माना। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, ये उसके दोहे हैं। विनम्रता का संदेश। उन्होंने अहंकार त्याग कर विनम्र बनने की शिक्षा दी। छठा जो है संगति का प्रभाव। रहीम ने अच्छी संगति के महत्व पर बल दिया। सातवां जो है दान और परोपकार। वे दया और परोपकार को मानवता का सर्वोच्च गुण मानते हैं। आठवां जो है सामाजिक चेतना। उनके दोहे में समाज सुधार की भावना दिखाई देती है। नौवां जो है लोक जीवन में संबंध। रहीम ने लोक जीवन के उदाहरणों द्वारा अपनी बात कही है। 10वां जो है कालजयी प्रासंगिकता। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही उपयोगी हैं जितने उनके समय में थी। रहीम के नीति दोहे की विशेषता क्या है? सरल भाषा, गहन अर्थ, लोकानुभव का पर आधारित, नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक दृष्टिकोण, संक्षिप्तता और प्रभावशालिता। हिंदी साहित्य में रहीम का महत्व क्या है? रहीम ने नीति काव्य को जन जन तक पहुंचाया। उनके दोहे विद्यालयों, साहित्य ग्रंथों, लोक जीवन में आज भी समान रूप से लोकप्रिय हैं।
उन्होंने नीति साहित्य को एक नई दिशा और ऊंचाई प्रदान की। उपसंहार में हम लिखेंगे नीति काव्य परंपरा में रहीम का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण है। उनके दोहे जीवन के विभिन्न पक्षों का मार्गदर्शन करते हैं तथा मानवता, प्रेम, दया और सदाचार की शिक्षा देते हैं। इसलिए रहीम केवल नीति कवि ही नहीं बल्कि जनजीवन के महान मार्गदर्शक भी हैं। तो इसमें हमने टोटल 5 क्वेश्चन देखा, 4 क्वेश्चन देखा, और इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस पर जो है 2 वीडियो आ चुका है। एक में जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और दूसरा वीडियो में जो है पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका आता है जो अनिवार्य है उसे लिखना ही होता है। 3 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से आपको एक का लिखना होता है आंसर। उसका आंसर, उस दोहे का पद्यांश का आंसर किस प्रकार लिखेंगे उस पर जो है एक वीडियो हम स्पेशल बना दिए हैं, उसे जो है जरूर देखिएगा ताकि पहला नंबर क्वेश्चन को आप लिख पाए। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।